हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो यूपीपीसीएस मेंस 2025 के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन लिखने हैं, एक्चुअली में जो हमारे मॉडल क्वेश्चन हैं वो यूपीपीसीएस 2025 के मेंस के पर्पज से हैं। और जितने भी मैं यहाँ मॉडल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो मॉडल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, अभी 2 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 ईयर से पेपर 5 और पेपर 6 का कमीशन एक तरीके से एग्जाम ले ही रहा है। इससे पहले भी यूपी स्पेशल क्वेश्चन आते रहे हैं। उन सारे चीज़ों को देखते हुए मैं क्वेश्चन यहाँ डेवलप करता हूँ, जनरेट करता हूँ और साथ साथ में उसे यूपी स्पेसिफिक रखने की भी कोशिश करता हूँ। और उसका ये भी लगातार मैं फोकस करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें वो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के लगभग सभी एरिया को टच कर ले, ताकि हम हर तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो जाएं, रेडी हो जाएं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, इस पे आते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम जो है इकोनॉमी के जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है इसमें मूव आउट कर गए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे छोटी स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं, उन इंडस्ट्री को लेके उत्तर प्रदेश ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, इसके ऊपर हमें जो है डिस्कशन करना है। अब इसमें जो है पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे तो वही उत्तर प्रदेश की कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जनरली हम क्या कर सकते हैं, पहले तो उसके बैकग्राउंड में बता सकते हैं कि भाई कितनी आपकी उत्तर प्रदेश की कॉटेज इंडस्ट्री हैं, कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और ये इंडस्ट्री कैसे रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं वो मुख्यतः रोजगार जनरेट करने में और इसके अलावा एक्सपोर्ट करने में और मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो वो डाटा और फैक्ट हम इसमें देंगे कि भाई कितना निर्यात बढ़ेगा, इससे कितना रोजगार उत्पन्न होगा। और ये डाटा और ये फैक्ट हमें देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में, तभी जाके हम बेटर इंट्रोडक्शन बना पाएंगे। फिर हम इसके अंदर जाएंगे मुख्य भाग के अंदर, जब हम इसका राइटिंग कर रहे होंगे। मुख्य भाग के अंदर एक तो तरीका हम ये हो सकता है कि सीधा अब आप क्या करें कि भाई कौन कौन से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आप चालू कर दें। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। मे बी आप 5-6 पॉइंट लिख देंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं और फिर कंक्लूजन कर देंगे। ये राइट अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन के लिखने की। क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है लेकिन राइट अप्रोच ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन में एक फ्लो होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रयास तो भाई बहुत बाद में किए होंगे, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन से मुख्य आपकी स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री आपकी एग्जिस्ट करती हैं उत्तर प्रदेश में। पहले तो थोड़ा सा उसको लेना पड़ेगा शॉर्ट में। फिर ये लेना पड़ेगा कि जो ये उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं इनके साथ क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। और जब समस्याएं आएंगी फिर उसके बाद एक अगला फ्लो बनेगा और मेंशन हम ये करेंगे कि देखो समस्या ये थी तो उस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्योंकि भाई समाधान तो से तो पहले ये देखना पड़ेगा ना चुनौतियां क्या हैं, और चुनौतियां से पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कैसे कैसे वो काम कर रही हैं। क्योंकि कोई ना कोई इंडस्ट्री काम कर रही होंगी, फिर उसके सामने चुनौतियां आई होंगी, फिर चुनौतियां का समाधान आया होगा और फिर अंततः आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे जिसमें आप फर्दर समाधान लिखेंगे कि भाई ये समाधान तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर चुकी है लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो उस चुनौतियों को देखते हुए और क्या समाधान हमारे द्वारा लिए जाने चाहिए, वो हमारे अपने उसके ऊपर हम अपनी तरफ से कुछ सजेशन देंगे कि ये और समाधान किए जाने चाहिए फ्यूचर में। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें एक फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा, सबसे पहले हम यूपी की इंडस्ट्री के बारे में, छोटी छोटी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में बात कर देंगे। उस इंडस्ट्री से हम ये देखेंगे कि भाई ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री इस तरीके से काम कर रही है। फिर हम बताएंगे कि भाई इसके ऊपर ना कुछ चुनौतियां हैं, कुछ ये समस्याएं इन इंडस्ट्रियों में आती हैं। ठीक है, फिर चुनौतियां से नीचे जाएंगे तो फिर हम कहेंगे देखो फिर इस चुनौतियों को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ समाधान दिए, और फिर हम कहेंगे कि जी देखो कुछ और समाधान किए जाने चाहिए जो हम सजेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। इस तरीके से क्वेश्चन का एक फ्लो बनेगा।
जब आप क्वेश्चन का फ्लो बनाएंगे तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग सकता है लेकिन बहुत ट्रिकी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में हमें यह लगता है कि बस हम जाएंगे और समाधान बता देंगे और 4-5 समाधान बता दिया और हमारा आंसर डन हो गया। नहीं भैया, इसमें आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलने वाला है जब तक आप एक होलिस्टिक वे में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में जो है हम इसमें इंट्रोडक्शन को थोड़ा देखते हैं जिस कंटेक्स्ट में हमने बात की थी। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख के आसपास आपकी छोटी, स्मॉल और आपकी जो है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो एग्जिस्ट करती है, 90 लाख के आसपास। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के मामले में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे देगी भाई। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोजगार देने में। वहीं अगर निर्यात के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश का से जो भी निर्यात हो रहा है उसका लगभग 50% निर्यात हमारी यही कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज करती हैं, करेंगे भी, क्योंकि देखो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं ये और 90 लाख इंडस्ट्रीज हैं, बहुत होती हैं 90 लाख इंडस्ट्रीज। और इनसे जब छोटे छोटे आपके जो हैं एक तरीके से निर्यात होता है तो एक बड़ा निर्यात बनकर उभर जाता है और रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लिए जहां बेरोजगारी की समस्या, जहां जन ज़्यादा है, जहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहां ये कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसीलिए ये वाली इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद पहले हम बताएंगे कि भाई कौन कौन से कुटीर उद्योग हमारे पास हैं, कौन कौन से कुटीर उद्योग हैं। तो पहले एक मैप बना सकते हैं यूपी का। मैंने बताया था हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन में एक ना एक मैप बनाना है। मैप बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, इस तरह की चीज़ें बनानी है। और मैप बनाना है तो ज़्यादातर कोशिश करना है कि उत्तर प्रदेश का मैप बनाना है। ठीक है, अब हम इसमें 5-7 चीज़ें निकाल देंगे। जैसे हमने क्या किया कि भाई मुरादाबाद में हमारा कॉपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुटीर उद्योग में देखें, इसे वैसे भी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ वाले एरिया में चिकन करी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मिर्जापुर वाले जैसे एरिया में कारपेट इंपॉर्टेंट काम करता है। इसी तरीके से कुटीर उद्योग में देखें तो वाराणसी में आपकी बनारसी साड़ियाँ, फिरोजाबाद में देखें, फिरोजाबाद में आपका ग्लास का वर्क, चूड़ियाँ जो होती है, कांच की चूड़ियाँ और कांच के दूसरे सामान भी फिरोजाबाद में बनते हैं। आगरा में आपकी लेदर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। वहीं खुर्जा जैसे एरिया में सिरेमिक इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी सिरेमिक इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपकी जो है कुटीर उद्योग हैं सारे, और ये कुटीर उद्योग ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में ही हमें आगे बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो मैप बना दिया हमने, मैप बन गया। अब उसके बाद हम इसकी, मैंने बताया था कि भाई ये हो गया। अब इसमें हम सारी चीजें बता चुके हैं अब तक कि भाई कैसे महत्वपूर्ण है 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने में, निर्यात करने में, और सारे यूपी में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं। लेकिन इन इंडस्ट्रियों के सामने चुनौती क्या है, अब ये बात करेंगे। लेकिन जब हम चुनौती में जाएंगे तो राइटिंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगी इस चुनौती के उसमें, कि जब चुनौतियां बताएंगे तो देखो चुनौतियां बहुत सारी हो सकती हैं, 10 हो सकती है, 15 हो सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियां नहीं बतानी, क्योंकि उसने चुनौती पूछी नहीं है। लेकिन फ्लो को मेंटेन करने के लिए, एक होलिस्टिक वे में क्वेश्चन लिखने के लिए हमें चुनौतियां बताना जरूरी है, तभी हम समाधान पे जाएंगे। बिना चुनौतियों के क्या समाधान, चुनौतियां ही नहीं है तो समाधान कैसे आएगा। ठीक है, तो जैसी चुनौती होगी उसी के हिसाब से समाधान भी किया होगा गवर्नमेंट ने। तो पहले चुनौतियां बनाना जरूरी है। अब ये जो चुनौतियां होंगी उसमें हम 4-5 छोटी छोटी चुनौतियां बनाएंगे और मल्टी डायमेंशनल होंगे। लगभग हर आयाम खोलेंगे हम इस चुनौतियों में, अलग अलग तरह के आयाम खोलेंगे 4-5। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कौन कौन से आर्थिक चुनौतियां हो सकती है, कौन कौन सी पर्यावरणीय चुनौतियां हो सकती है, कौन कौन सी सामाजिक चुनौतियां हो सकती हैं, कौन कौन सी अवसंरचना से रिलेटेड चुनौतियां हो सकती हैं, कौन सी प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती हैं। तो इस तरह से डाइवर्स चुनौतियां हम लिखेंगे। इसमें हम आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहले कहा हमने संस्थागत ऋण और सीमित पहुंच। देखो संस्थागत ऋण सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अगर हम देखें तो हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां 4-5 होती है, वो कहीं भी लगा सकते हो आप। एक तो देखो किसी भी इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। इसके बाद एक संरचना चाहिए, अवसंरचना चाहिए जिस पे इंडस्ट्री लग सके उस पैसे से। इसके बाद रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए सही तरीके से, बिल्कुल जरूरी है। इसके बाद जब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बने तो उस प्रोडक्ट को बेचने की मार्केटिंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए,
ठीक। और इसके साथ साथ प्रशासनिक सपोर्ट भी चाहिए जो ब्रांडिंग वगैरह कर सके, और जो इंडस्ट्री चल रही है वो कोई पर्यावरण नुकसान ना पहुंचे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, ये भी हमें देखना है। तो इसी तरीके कंटेक्स्ट में हम जाते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि भाई संस्थागत ऋण तक सीमित पहुंच है, क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्री है, इन्हें कोई ना ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये ऋण नहीं देती है, क्योंकि ये प्रॉपर बैंकिंग दस्तावेज नहीं होते इनके पास, क्योंकि ये तो घरों में चल रही हैं, कुटीर हैं, बहुत छोटी छोटी घरों में मोहल्लों में चल रही हैं, इनके पास कोई संस्थागत कागज वगैरह नहीं है कि ये दिखा सके कि भाई कितना बना रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। इसकी वजह से इन्हें जो फॉर्मल बैंक है वो इन्हें पैसा ही नहीं देता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका हमें उदाहरण दिखाना पड़ेगा, और वो भी उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। अब जैसे भदोई में अगर आप पहुंचते हैं तो भदोई में जो कारपेट है उसका कालीन बनाने का, कारपेट बनाने का बहुत बड़ा जो है एक तरीके से कुटीर उद्योग है, लेकिन वे छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, घरों में बसे हुए हैं। अब इन छोटे कुटीर उद्योगों को ऋण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आज भी ये जो है फॉर्मल बैंक से न लेके साहूकार से ऋण लेते हैं, जिनसे इनकी लागत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ते ही इनकी जो है आय जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जब लागत ज़्यादा आएगी तो आय कम होगी और मार्केट में प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा। ये आप एक उदाहरण ले सकते हैं भदोई वाले एरिया का। आगे बढ़ते हैं। दूसरी समस्या क्या होती है? कच्चे माल की आपूर्ति और लागत संबंधी समस्या है। भाई कच्चे माल की बड़ी समस्या है, क्योंकि पैसा तो आ गया, ठीक है, इंडस्ट्री रखी, अब इंडस्ट्री में कच्चा माल भी तो आना चाहिए, तभी तो वो कुछ इंडस्ट्री में एक तरीके से आगे मूव आउट करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी। तो कच्चा माल कई बार अगर उपलब्ध नहीं है सही मात्रा में, सही तरीके से और कम लागत पे, तो वो आपकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कच्चे माल की अनुपलब्धता या अनियमित उपलब्धता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका भी हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कन्नौज में देखें, अब कन्नौज जो है इत्र के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इत्र बनाने के लिए आपको लगातार जो आपके फूल हैं उनकी उपलब्धता चाहिए, जिससे इत्र बनाया जा सके। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में इसमें एथेनॉल ऑयल की भी जरूरत पड़ती है। अब अगर आपको जो फ्लावर हैं, जो फूल हैं, वो और एथेनॉल, इसकी उपलब्धता ही नहीं हो रही, या तो टाइम से, कई बार ये इनका जो है जो प्रोडक्शन होता है वो सीजनल हो जाता है, या इनकी लागत बहुत ज़्यादा है, तो दोनों ही केस में उसके प्रोडक्ट की लागत बढ़ जाएगी और उसके लिए चुनौतियां पैदा कर देगा वो। तो एक इस तरह की कंडीशन चाहिए कि भाई कच्चा माल रेगुलर उसे मिलता रहे। ये आपका, जैसे हमने कन्नौज के इतर उद्योग के बारे में इसमें डिस्कस किया। अब डिस्कस जरूर करना है उत्तर प्रदेश के उद्योग के कंटेक्स्ट में कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट हो गया पर्यावरणीय मानक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पर्यावरणीय मानक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पर्यावरणीय मानक की वजह से इन उद्योग के साथ बड़े चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी की उतनी अच्छी उपलब्धता नहीं होती है और ना ही उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्थिति में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जैसे हम कानपुर में जाएं, कानपुर या आगरा में के लिए चमड़े के लिए बड़ा फेमस है, और ये इसकी कानपुर और आगरा की जो टेनरी है, इनसे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलता है, और उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से कई बार इन्हें जो है जो प्रशासनिक दबाव झेलने को देखने को मिलता है, और इनकी कई बार इसकी वजह से लागत बढ़ जाती है, या कई बार इनकी इंडस्ट्री को रोक दिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। कानपुर, उन्नाव या आपका जो है आगरा जैसे लेदर उद्योग में ये जरूरी है, क्योंकि आजकल उन पे लगातार प्रेशर है। उनसे कहा जाता है कि भाई आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, भाई उन पे उतना पैसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट प्लांट लगा सके, तो उन्हें कई बार जो है फोर्सफुली आपको जो बंद करनी पड़ती है। ये एक चुनौती होगी। फिर औद्योगिक क्लस्टर और पर्याप्त अवसंरचना। अब भाई देखो, अवसंरचना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लस्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लस्टरिंग की हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं? क्लस्टरिंग का मतलब है एक समूह में रहना, क्योंकि हम इसमें लगातार बात करें, ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्री छोटी छोटी घरों में छोटे छोटे नुक्कड़ों पे चल रही हैं, और इनका प्रोडक्शन भी बहुत छोटा छोटा होता है। अगर ये क्लस्टरिंग में नहीं आई, मतलब एक साथ इकट्ठी नहीं हुई, एक समूह नहीं बढ़ी, तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आके इन सारी छोटी इंडस्ट्रियों को खा जाएगी। जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, इसी तरीके से छोटी मछली जैसे कैसे बच सकती है? अगर वो एक समूह में रहे तो वो बड़ी मछली से compete कर सकती है। ऐसा ही क्लस्टरिंग कुछ यहाँ है कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो कुटीर इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें समूह बनाना पड़ेगा, क्लस्टर बनाना पड़ेगा। अगर क्लस्टर बनाएंगे और तभी इन्हें कहीं ना कहीं कंपटीशन में रुके रहेंगे। तो इस वाले कंटेक्स्ट में अगर हम जाते हैं
तो लेकिन छोटे उद्योग ज्यादातर बिखरे हुए होते हैं। जब बिखरे हुए होते हैं तो जो समूह आधारित उत्पादन है वो ये नहीं कर पाते, ना तो ये समूह आधारित उत्पादन कर पा रहे हैं। और बल्क प्रोक्यूरमेंट का मतलब है कि अगर ये साझा हो जाएं और साझा होकर सारा माल एक साथ बेचें, और जब कच्चा माल लेना है तो बल्क में प्रोक्यूर करें। प्रोक्यूरमेंट का मतलब है कि सारा माल, कच्चा माल एक साथ इकट्ठे होकर खरीद रहे हैं। तो ये जब बल्क में खरीदेंगे तो सस्ता कच्चा माल खरीदेंगे, और जब बल्क में बेचेंगे तो निगोशिएशन पावर की वजह से अपने माल को ज्यादा कीमत पे बेचेंगे, तो इससे हमेशा प्रॉफिट होता है। तो हमारे यहां क्या देखने को मिलता है कि क्लस्टर वाली समस्या क्रिएट हो जाती है, नहीं हो पाता है। अब जैसे मुरादाबाद में पीतल उद्योग के बारे में देखो, यहां आपका जो है ना क्लस्टर वाला सिस्टम उतना बेटर नहीं है। तो ये छोटी छोटी प्रयोगशाला बना रहे हैं, छोटे छोटे आपके प्लांट बना रहे हैं, और वे बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होते, इसीलिए पीतल उद्योग जो है बहुत तेजी से जो है इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है। सस्ती मशीन निर्मित उत्पाद और प्रतिस्पर्धा, ये जो छोटे वो हैं कुटीर व्यवसाय है, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है प्रतिस्पर्धा से भी होती है। अब इनकी प्रतिस्पर्धा कहाँ से होगी भाई? अगर इन्हें करना है निर्यात, तो पहले बात तो देश की ही बड़ी इंडस्ट्रियों से और विदेशी कंपनियों से भी लगातार प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। तो चीन सहित बहुत से देश ऐसे हैं जो इस तरह के कुटीर उद्योग लगा के बड़े पैमाने पर और फिर मशीन निर्मित उत्पाद बनाते हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं, और वे सस्ते प्रोडक्ट के सामने ये वाले प्रोडक्ट टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई जो सस्ता होगा वो ज़्यादा बिक जाएगा, क्योंकि वो मशीन आधारित है। इसी तरह की कंडीशन आप वाराणसी में देखने को मिलते हैं। वाराणसी में जो बुनकर है या हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प प्रोडक्ट हैं, वे जनरली हाथ से बनाए जाते हैं और उनकी कीमत ज़्यादा होती है, और वहीं मशीन आधारित जो हस्तशिल्प आ जाते हैं चीन से या बाकी किसी देश से या बाकी किसी बड़ी कंपनी से, वो उस सारी कंडीशंस को या जो भी लघु उद्योग हैं उनको सबको नष्ट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये चुनौती भी इनके सामने है, प्रतिस्पर्धा में भी ये टिक नहीं पाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब इस तरीके से हमने क्या काम करा, 4-5 अपने चैलेंज बता दिए, और जो भी चैलेंज बताए हैं, जो भी चुनौतियां बताई हैं, उसमें यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी है और साथ साथ में सभी डाइवर्स हैं। पर्यावरण आपका भी बताया, सप्लाई चेन से रिलेटेड भी बताया, कच्चा माल से रिलेटेड भी बताया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी समस्या बताई। तो ये सारी आपकी एक तरीके से डाइवर्स समस्या हमने एक एक बता दी। अब हम आते हैं, जब ये चुनौती हुई तो इन चुनौतियों को ही सॉर्ट आउट करने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए होंगे। अब एक्चुअल भाग चलाता है जो अब क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन तब उसको फॉलो करने के लिए शॉर्ट में हमें वो सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी बातें। अब हम आते हैं राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। तो देखो भाई, जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उसको प्रमोट करने के लिए ना उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसे बाद में जो है नेशनल लेवल पे भी इंप्लीमेंट कर दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, ODOP प्रोग्राम। अब इसमें क्या क्या है, एक एक डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे प्रोडक्ट ले लिए हैं और उनको जो है एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे भदोही का कालीन उद्योग के बारे में हमने बात कर रहे थे, अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक उद्योग को दे दिया, उसको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए आपके जो है वो होते हैं कि करघों को नए उसको देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। इससे क्या फायदा हुआ है कि लगभग अभी पिछले टाइमों में इसका जो है उत्पादन 25% में उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो जो भदोही वाला वो है कालीन, वो काफी फेमस है, लेकिन अब उसे हम और तेजी से प्रमोट कर रहे हैं, उसकी बेटर पैकेजिंग कर रहे हैं, उसके लिए बेटर जो है मशीनरी दे रहे हैं। उनको जो है वित्तीय सपोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वह साहूकार से जो है अब तक वित्त लेते थे। उसको उस चुनौतियों को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने इस तरह के प्रोडक्टों को एक तरीके से ODOP से जोड़ के उन्हें बैंक के थ्रू जो है ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस तरीके से जो है ज्यादा बेटर ये काम कर पाएंगे। तो एक समस्या ऐसे खत्म होगी, ये प्रयास हो गया। फिर ऋण सुलभता और क्रेडिट गारंटी, इसमें तो ओवरऑल सारा काम कर रहे थे, आप प्रोडक्ट कर रहे थे, प्रशिक्षण भी दे रहे थे। ऋण सुलभता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋण भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके लिए आपका सिडबी आ जाता है हमारा। सिडबी क्या है? सिडबी जो भी इस तरह के स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, छोटी छोटी कुटीर, उन्हीं को लोन देता है मुख्यतः। और सिडबी का हेडक्वार्टर आपको पता है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगातार सिडबी के साथ इंटरेक्ट होकर इस तरह से जो छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उन्हें लगातार ऋण उपलब्ध करा रहा है। अब इसी के साथ साथ इसमें मुद्रा योजना आपको
पता है वो डाल सकते हैं आप। स्टैंड अप स्कीम, ये वाली स्कीम, ये सेंट्रल स्कीम भी है और ये उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है। और सिडबी के द्वारा मुख्यतः मुद्रा जो स्कीम है उसमें जो है उत्तर प्रदेश सबसे आगे है ऋण देने में। तो ये भी आपका जो है प्रयास अच्छा हो गया, उन्हें ऋण भी मिल गया। और ओडीओपी के द्वारा तो उन्हें पूरा एक तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया, जिसमें वो पैकेजिंग भी करेंगे, स्किलिंग भी करेंगे, ऋण की सहायता भी देंगे और आपको अपग्रेड भी करेंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके है। अब आते हैं क्लस्टर आधारित विकास मॉडल अपनाया गया है। अभी हमने पीछे बात करी थी कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्लस्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने वही प्रयास किया है कि क्लस्टर बेस्ड मॉडल को अपनाया जाए ताकि उनके पास एक बार्गेनिंग पावर हो प्रोडक्ट को खरीदने की, कच्चे माल को खरीदने की और अपने प्रोडक्ट को उचित रेट पर बेचने की। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो सरकार ने इससे बहुत सारे औद्योगिक समूह को जोड़ के कुछ क्लस्टर बनाने की कोशिश की है। जैसा एक क्लस्टर हमारा देख सकते हैं, आगरा और अलीगढ़ को मिलाकर एक क्लस्टर बनाने की कोशिश। इसी तरीके से औरैया, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इस पूरी एक बेल्ट को एक साथ क्लस्टर में जोड़ दिया गया। औरैया से शुरू किया, इटावा, फिर कानपुर लिया, फिर इलाहाबाद लिया, फिर वाराणसी। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा एरिया को एक बेल्ट बना दी गई और उसे क्लस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरीके से क्या होगा कि इनके पास जो है बेटर पावर होगी अपने प्रोडक्ट को, मतलब कच्चे माल को खरीदने की भी और अपने फाइनल माल को बेचने की भी। तो ऐसे यूपी के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। चाहो तो आप इसे थोड़ा सा फिगर भी बना सकते हो यहाँ और एक दो तीन क्लस्टर बना के दिखा सकते हो जो आजकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ई मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रयास किया। तो ये ई मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत फोकस कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस तरह के ई प्लेटफॉर्मों से जो है एमओयू किया है और उनसे कहा है कि भाई इस तरह के प्रोडक्टों को आप प्रमोट कीजिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट काम है। इसमें जीईएम पोर्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब गवर्नमेंट जो प्रोक्यूर कर रही है, अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है तो वो लगातार कोशिश ये कर रही है कि इन्हीं छोटे इंडस्ट्रियों से अपने माल को खरीदा जाए ताकि इन्हें एक तरीके से प्रोत्साहन मिले। ठीक है। व्यापार मेले और प्रदर्शनी, ये व्यापार मेले और प्रदर्शनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे ब्रांडिंग बनने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये जो छोटे प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है इनके पास क्वालिटी नहीं है, इनके पास स्किल्स भी है और क्वालिटी भी है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बड़ी कंपनी या बड़ी एमएनसीज कंपनियों की तरह ब्रांडिंग नहीं कर पाती हैं। तो अब गवर्नमेंट इनकी ब्रांडिंग कर रही है। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, इस तरह के जो आपके जो हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस या इस तरह के जो मेले हैं, ट्रेड मेले एक तरीके से, उसमें गवर्नमेंट आगे आ रही है और इन्हें प्रमोट करने की लगातार कोशिश कर रही है कि भाई ठीक है, आप ब्रांड नहीं बना सकते, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम आगे आते हैं और हम आपका ब्रांड बनाएंगे और इस तरीके से आपको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट लगातार इस तरह के प्रयास हैं। जितने भी मैंने प्रयास बताए हैं वो डाइवर्स हैं, हर तरीको टच कर रहे हैं। कच्चे माल को भी टच कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को भी टच कर रहे हैं। आप चाहो तो एक स्किलिंग वाला भी डाल सकते हैं, फिर मार्केटिंग वाला हो गया, फिर अवसंरचना वाला हो गया जिसमें हम क्लस्टर बना रहे हैं। तो इस तरीके से हर सेक्टर को हमने लगभग इसका सेट कर लिया है। अब हम बाद में कंक्लूजन पे आते हैं। लगभग अगर हम चाहें तो एक छोटा सा पहले प्री कंक्लूजन भी दे सकते हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कह सकते हैं कि भाई जो भी आपका कुटीर उद्योग है वो दो काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। एक तो वो रोजगार सृजन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इससे ज़्यादा रोजगार किसी के द्वारा नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद अगर रोजगार सबसे ज़्यादा दिया जाता है तो वो इसी कुटीर उद्योग के द्वारा दिया जा रहा है। अब जब रोजगार देगा, इससे क्या होगा? इससे आपका ये एक तरीके से आजीविका का आधार बन रहे हैं, स्पेशली वे लोग जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं। दूसरा, ये हमारे निर्यात में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और एक आपकी जो वैश्विक मुद्रा है उसको अट्रैक्ट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और निर्यात अगर करेंगे तो इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतरीन आपका फ़ायदा होगा और जो उसका टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो भी वो अचीव करने में फ़ायदा उसको होना ही होना है। फिर हम अंततः कह सकते हैं कि भाई ये एक तरीके से कंक्लूजन होगा और कंक्लूजन ऐसा होगा जो फ्यूचर के समाधान जिसमें समाहित होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो समाधान कर दिया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि देखो इन समाधानों के बाद अभी भी कुटीर जो उद्योग है इसमें बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं और उन सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ और समाधान अपनाए जाने चाहिए। जैसे
कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना की जा सकती है। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या है कि मान लिया आपको अप्रूवल लेना है, ठीक है, ये एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम कह सकते हो या आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर कह सकते हो। इसमें क्या है कि सारी फैसिलिटी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आपको कोई अप्रूवल लेना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, एक ही जगह से सारे अप्रूवल ले लो और एक तरीके से फॉर्मल कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हो जाओ। तो ये वाली चीज होगी। फिर ग्राम और खादी जो वो है आपका बोर्ड, ग्राम और खादी बोर्ड के अंदर ये इंडस्ट्रियां काम करती हैं, तो ग्राम और खादी बोर्ड को आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, मतलब इसका व्यावसायिकीकरण करना पड़ेगा, इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि ये ज़्यादा बेटर तरीके से और आज की आवश्यकता के अनुसार इन छोटी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और हमारा डिफेंस सेक्टर काफ़ी तेजी से मूव आउट करने लगा, उसी तरीके से हमें फोकस करना पड़ेगा कि जो हमारा ग्रामीण विकास बोर्ड है उसको भी हम इसी तरीके से एक तरीके से प्राइवेटाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसका आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, तभी जाके वो इन्हें प्रमोट कर सकता है। पीएलआई जैसी योजनाएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इन्हें भी दे दें तो भाई ये भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। बड़ी एमएनसी कंपनियों को ही क्यों, इन छोटी एमएनसी कंपनियों को, इन छोटी कंपनियों को क्यों नहीं दे सकते? कल यही छोटी कंपनी एमएनसी में कन्वर्ट हो सकती है। और वैश्विक ग्लोबल चेन, जो वैश्विक सप्लाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक कोई प्रोडक्ट ग्लोबल चेन से नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनते हैं और ये आसपास की लोकल डिमांड को ही फुलफिल करते हैं। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर पूरे विश्व में निर्यात होने के लिए बनने लगे तो उत्तर प्रदेश के ये छोटे कुटीर उद्योग उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप जो है राइटिंग कंटिन्यू रखें। थैंक यू।